स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल लेबर इज। यहाँ पर हमें ऑप्शंस में से बताना है कि नॉर्मल लेबर के लिए क्या क्राइटेरिया जो है रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, नॉर्मल लेबर जो है वो स्पॉन्टेनियस रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन प्रेजेंट रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ विथआउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन, लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, जो ड्यूरेशन दिया गया है उतने ही टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज़ ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो दिए गए हैं ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर जो तीनों ही पॉइंट्स दिए गए हैं ये सभी क्राइटेरिया है नॉर्मल लेबर के। जो नॉर्मल लेबर है वो स्पॉन्टेनियसली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में और विथआउट प्रोलॉन्गेशन, लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, जो ड्यूरेशन है उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन जो डी है ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद पूछा गया है व्हेन द मेम्ब्रेन गेट रप्चर्ड बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर इज कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि जो मेम्ब्रेन होती है वो जल्दी रप्चर हो जाए, लेबर के ऑनसेट पूरे होने के पहले ही रप्चर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ अर्ली रप्चर, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्री मैच्योर रप्चर, ऑप्शन नंबर सी इज़ एडिक्वेट रप्चर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ आर्टिफिशियल रप्चर। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्री मैच्योर रप्चर। यदि जो मेम्ब्रेन होती है वो डिलीवरी कंडक्ट होने के पहले ही क्या हो जा रही है, ऑनसेट, ट्रू ऑनसेट ऑफ लेबर पेन आने के पहले ही रप्चर हो जाती है तो उस कंडीशन को प्री मैच्योर रप्चर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मोलर प्रेगनेंसी इज यूजुअली ट्रीटेड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मोलर प्रेगनेंसी है उसे किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी इज सर्जिकल सक्शन एंड इवैक्यूएशन, ऑप्शन नंबर सी इज हिस्टेरेक्टोमी एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सर्जिकल सक्शन एंड इवैक्यूएशन। जो मोलार प्रेगनेंसी है ये सर्जिकली सक्शन और इवैक्यूएशन के द्वारा परफॉर्म की जाती है। मोरल प्रेगनेंसी क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोरल प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो प्लेसेंटा होता है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाता है। जैसा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद प्लेसेंटा जो है प्रॉपरली डेवलप होता है तो डेवलप ना होने की जगह एक ट्यूमर का फॉर्म बना लेता है यूट्रस के अंदर और इसका जो अपीयरेंस है वो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो जाता है, जो प्लेसेंटा है वो फ्लूइड फिल्ड सैक लाइक हमें शो होता है। जब यूएसजी की जाती है अल्ट्रासोनोग्राफी तो यहाँ पर जो है फ्लूइड फिल्ड टाइप का सैक हमें देखने को मिलेगा जिसे सिस्ट भी कहा जाता है। तो मोलार प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन रहेगी जिसमें जो प्लेसेंटा है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाएगा, ट्यूमर लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा, फ्लूइड फिल्ड सैक हमें देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसका यदि मैनेजमेंट पूछा जाए कि मोलार प्रेगनेंसी वाली कंडीशन है तो इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, तो इस कंडीशन में सर्जिकली सक्शन या इवैक्यूएशन किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है मोनीलियासिस इज कॉज्ड बाय। यहाँ पर पूछा गया है मोनीलियासिस जो है ये किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज कैंडिडा एल्बिगन्स, ऑप्शन नंबर बी इज क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रेपोनीमा पैलिडियम एंड ऑप्शन नंबर डी इज नाइजेरिया गोनोरी।
तो यहाँ पर हमें बताना है मोनीलियासिस जो है ये किसके द्वारा होता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है मोनीलियासिस का? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कैंडिडा एल्बिगन्स। कैंडिडा एल्बिगन्स जो है मोनीलियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। कैंडिडियासिस को ही जो है मोनीलियासिस भी कहा जाता है। कैंडिडियासिस जो है ये एक प्रकार की इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि ईस्ट लाइक फंगस के द्वारा होती है और इस फंगस का ही नाम है कैंडिडा अल्बिगन्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मोनीलियासिस ही जो है कैंडिडियासिस डिसीज़ का नेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स टू बर्थ ऑफ अ बेबी इज स्टेज्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कौन सी स्टेज ऑफ लेबर में कंप्लीट डायलिटेशन हो जाता है सर्विक्स का। ऑप्शन नंबर ए इज स्टेज फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज स्टेज सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 इज स्टेज 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्टेज 4। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कंप्लीट डायलेशन सर्विक्स का कौन सी स्टेज ऑफ लेबर में होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। स्टेज सेकेंड ऑफ लेबर में जो है सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन हो जाता है। यहाँ पर हम स्टेजेस ऑफ लेबर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है लेबर की ये कब से स्टार्ट होती है? ट्रू लेबर पेन आने से लेके सर्विक्स के फुल डायलेटेशन होने तक का जो ड्यूरेशन होता है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कहलाता है, जिसमें जो सर्विक्स है वो 9 to 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो जाती है। और जैसे ही कंप्लीट डायलेटेशन हो जाता है सर्विक्स का, वहाँ से लेके बर्थ ऑफ अ बेबी तक का जो ड्यूरेशन रहता है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कहलाता है। तो यदि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कंप्लीट डायलेशन कब हो जाता है कौन से स्टेज ऑफ लेबर में, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कंप्लीट डायलेटेशन हो जाता है सर्विक्स का। पूरा 9 to 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो जाती है। उसके बाद अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पूछा जाए तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जो है बेबी के बर्थ होने के बाद से जो प्लेसेंटा के डिलीवर होने तक का ड्यूरेशन होता है उसे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। वहीं यदि फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर पूछा जाए तो आफ्टर प्लेसेंटल एक्सपल्शन टिल 4 आवर, प्लेसेंटा के एक्सपल होने के बाद से 4 आवर्स तक का जो ड्यूरेशन रहता है इसे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर कहा जाता है। और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर को ही ऑब्जर्वेशनल स्टेज भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द स्कीम प्रोग्राम प्लान लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इमेज में दिया गया है ये कौन सी स्कीम प्रोग्राम या प्लान जो है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। इमेज को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए इज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी इज कंगारू मदर केयर, ऑप्शन नंबर सी इज बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव एंड ऑप्शन नंबर डी इज RCH प्रोग्राम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। JSS के जो प्रोग्राम है इस तरीके का यदि आपसे इमेज पूछा जाता है तो ये जो इमेज है ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से रिलेटेड इमेज यहाँ पर दिया गया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है ये हमारे इंडिया में 1 जून 2011 में इसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसके ये जो प्रोग्राम है ये प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए चलाया जाता है, जिसमें इन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है प्रेग्नेंट वुमेंस को डिलीवरी के टाइम पर, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्शियम रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो फीमेल है उसे कितना कैल्शियम रिक्वायरमेंट रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1.5 ग्राम पर डे, ऑप्शन नंबर बी इज़ 2.0 ग्राम पर डे, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2.5 ग्राम पर डे एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 3.0 ग्राम पर डे। तो यहाँ पर हमें कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बताना है प्रेगनेंसी के टाइम पर।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1.5 ग्राम पर डे। जो डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट होता है एक प्रेग्नेंट वुमन के लिए दैट इज 1.5 ग्राम पर डे। उसके बाद पूछा गया है एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरी दैट शुड बी टेकन बाय अ प्रेग्नेंट वुमन। अभी हमने कैल्शियम का रिक्वायरमेंट देखा था, वैसे ही यहाँ पर हमें बताना है कि कितना कैलोरी का अमाउंट एडिशनल ऐड किया जाना चाहिए प्रेग्नेंट वुमन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज 300 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी इज 500 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी इज 1000 किलो कैलोरी एंड ऑप्शन नंबर डी इज 100 किलो कैलोरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए 300 किलो कैलोरी। एटलीस्ट 300 किलो कैलोरी जो है एक प्रेग्नेंट वुमन की डाइट में इतना कैलोरी जो है एडिशनल ऐड किया जाना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है फर्स्ट ऑफ ऑल फीटल हार्ट साउंड कैन बी असेस्ड। यहाँ पर पूछा गया है जो फीटल हार्ट साउंड है वो कौन से यहाँ पर वीक में जो है हम असेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 2 to 3 weeks, option number B is 8 to 10 week, option number C is 10 to 12 weeks and option number D is 16 to 18 weeks। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 8 to 10 वीक्स। एटलीस्ट 10 to वीक कंप्लीट होने के बाद फीटल हार्ट साउंड जो है वो असेस किया जा सकता है। उसके बाद पूछा गया है द रीज़न ऑफ लेग क्रैम्प्स इन एंटीनेटल वुमन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि उन जो एंटीनेटल वुमन होती हैं उनके लेग में क्रैम्प क्यों होता है, किस रीज़न की वजह से लेग्स में क्रैम्प होता है। ऑप्शन नंबर ए इज डिक्रीज इन द सीरम कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज होने के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज इन फॉस्फोरस लेवल, फॉस्फोरस का लेवल डिक्रीज होने के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड फ्लूइड, सॉल्ट और फ्लूइड का रिटेंशन होने के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज इन सीरम प्रोजेस्टेरॉन, या फिर सीरम प्रोजेस्टेरॉन का इंक्रीज होने के कारण। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज इन द सीरम कैल्शियम लेवल। कैल्शियम लेवल डिक्रीज होने के कारण जो फीमेल्स होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके लेग में क्रैम्पिंग देखने को मिलती है। उसके बाद पूछा गया है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विल लीड्स टू। यदि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए प्रेग्नेंट वुमन में तो क्या देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज एक्स्ट्रॉफी ब्लैडर, ब्लैडर में एक्स्ट्रॉफी देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी इज ईजोफेजियल अट्रेशिया, ईजोफेजियल अट्रेशिया देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉन्जेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, या फिर कॉन्जेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया देखने को मिल सकता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कंडीशन देखने को मिल सकती है यदि प्रेगनेंसी के टाइम पर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रही हो तब। उसके बाद पूछा गया है द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक इज। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना हो तो उसके लिए कौन सी सेफ मेथड हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज लैमिनारिया टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑप्शन नंबर सी इज सक्शन एंड इवैक्यूएशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है इसे यूज़ किया जाता है अबॉर्शन के लिए। इसमें 2 मेडिसिन आ जाते हैं, PGE2 एंड PGE1। प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 एंड E1। E2 के अंदर जो है डायनाप्रोस्टॉन आ जाता है और E1 के अंदर जो है मीज़ोप्रोस्टॉल आ जाती है मेडिकेशंस। ये दोनों ही मेडिकेशंस जो है अबॉर्शन को इंड्यूस करने के लिए दी जाती हैं और ये 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है तो उस टाइम पर जो है ये वाली मेडिकेशन देकर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मिस्ड एबॉर्शन इज़ ऑल्सो नोन एज। मिस्ड एबॉर्शन को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ कंप्लीट एबॉर्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ इनएविटेबल एबॉर्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ साइलेंट एबॉर्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ सेप्टिक एबॉर्शन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी साइलेंट एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन को ही साइलेंट एबॉर्शन कहा जाता है। मिस्ड एबॉर्शन में ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फीटस है वो डेथ हो जाती है फीटस की और वो यूट्रस में ही रिमेन रहता है, काफ़ी टाइम तक पता नहीं चल पाता। इस टाइप का जो कंडीशन होती है उससे साइलेंट एबॉर्शन या मिस्ड एबॉर्शन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर मास्टाइटिस आर। यहाँ पर पूछा गया है मास्टाइटिस के लिए जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर बी इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन नंबर सी इज मेनिंजियोकोकस एंड ऑप्शन नंबर डी इज न्यूमोकोकस। तो मास्टाइटिस कंडीशन जो है ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्रेस्ट के जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो हमें बताना है कि ब्रेस्ट टिश्यूज़ में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसके लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी स्टेफिलोकोकस ऑरियस। स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मास्टाइटिस के लिए और मास्टाइटिस ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेस्ट टिश्यूज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसके बाद पूछा गया लैक ऑफ सर्फेक्टेंट लीड्स टू। लैक ऑफ सर्फेक्टेंट की वजह से क्या हो सकता है? सर्फेक्टेंट जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर बी इज़ मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन नंबर सी इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मैक्रोसोमिया। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जो सर्फेक्टेंट है इसकी कमी के कारण जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाली कंडीशन हो सकती है। सर्फेक्टेंट जो एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर होता है जो कि ब्रीथिंग में सपोर्ट करता है। जो प्री टर्म वाले इन्फेंट होते हैं जिनके लंग्स जो हैं वो इमैच्योर रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनको जो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है और सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होने के कारण जो न्यूबॉर्न रहता है उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स के जो सिम्टम्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था लैक ऑफ सर्फेक्टेंट्स लीड्स टू, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। उसके बाद पूछा गया कैपुट सक्सीडेनियम इज। यहाँ पर पूछा गया है कैपुट सक्सीडेनम इज। कैपुट सक्सीडेनम जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए इज बर्थ मार्क, ऑप्शन नंबर बी इज इट इज़ द स्वेलिंग ऑन द फेस ऑफ द बेबी। बेबी के फेस में स्वेलिंग हो जाती है या फिर ऑप्शन नंबर सी द स्वेलिंग ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कैल्प। स्कैल्प के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है या फिर ऑप्शन नंबर डी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन या फिर एब्डोमेन में स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी द स्वेलिंग ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कैल्प। जो कैपुट सक्सीडेनम है ये एक प्रकार की बर्थ इंजरी होती है। इस कंडीशन में क्या होता है
जो पेल्विक कैविटी में इंगेजमेंट होता है फीटल हेड का, उस टाइम पर जो है यदि इंजरी हो जाए तो क्या होगा, जो स्कैल्प है वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है। और स्वेलिंग की वजह से जो हेड है इस तरीके का अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। इस कैविटी में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, तो ये एक प्रकार की बर्थ इंजरी का टाइप है। तो यदि आपसे कैप्टूट एक्सीडेनम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि इस कंडीशन में स्कैल्प में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है और ये एक प्रकार की बर्थ इंजरी में आता है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने कुछ नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप MP-NHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं।